बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, खान साहब, जो अड्याला जेल है, पावर हाउस, आज हमें ये पावर हाउस इस हद तक जरूर नजर आया कि इमरान खान की दो बातें जो है वो मान ली गई हैं। लेकिन इन दो बातों के मानने से क्या ट्रायल कोर्ट का जज इमरान खान के हक में फैसला देगा? क्योंकि पाकिस्तान की अदालती तारीख में, चाहे वो नवाज शरीफ या कोई और भी हो, हमने ट्रायल कोर्ट को किसी को भी रिलीफ देते हुए नहीं देखा। खान साहब ने अदालत के सामने जो गुजारिशात की हैं, इसकी तफसील भी सामने रखेंगे। और फिर इमरान खान ने अपनी पार्टी के लोगों के बारे में क्या बात कही है, इसका भी हाल अहवाल शामिल करेंगे राय साहब आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर पार्लियामेंट में जो चोर घुसे हैं, ये क्या माजरा है, और इरफान सदीकी साहब जो हैं वो यू टर्न पे यू टर्न क्यों ले रहे हैं, और वो जो नया बयानिया लेकर नवाज शरीफ को मकबूलियत की सीढ़ी पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये सीढ़ी पर चढ़ पाएंगे? क्योंकि राय साहब, आज नून लीग के एक इंतहाई अहम रुकन ने, एक इंतहाई अहम शख्सियत ने अपने ही कायद के खिलाफ जो है ऐलान बगावत कर दिया है। और उसने क्या कहा इरफान सदीकी और नवाज शरीफ के बारे में, इसको भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और राय साहब, जो सबसे अहम खबर आज खान साहब की, जो जहाँ तक मेडिकल का ताल्लुक है, बुशरा बीबी और खान साहब के मेडिकल के लिए डॉक्टर्स को तलब जो है वो कर लिया गया, और मर्जी के डॉक्टर्स खान साहब का इलाज जो है उनका मुआयना तिब्बी कर सकेंगे। लेकिन सबसे अहम खबर है साहब ये है कि आज हमने अड्याला जेल के अंदर अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत, और मीडिया के जितने भी सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे उन्हें जाने नहीं दिया। ये इससे पहले भी होता रहा है, लेकिन आज ख़ास तौर पे ये हुआ। और 4 सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई। कमरा अदालत का नक्शा बदला हुआ था, दीवारें ऊंची ऊंची दीवारें थी, और 60 फुट की दूरी से सहाफ़ी इमरान खान को पुकार रहे थे, सवालात कर रहे थे, जिस पर जज साहब थोड़े से गुस्से हुए और उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि 10 मिनट जो हैं केस के बाद ले लिया करें। जिस पर खान साहब ने कहा कि मुझे रुकने की इजाज़त ही नहीं होती, आप यहाँ से उठकर जाते हैं, साथ ही मुझे मेरी सेल में भेज दिया जाता है। और फिर इसके साथ साथ इमरान खान और बुशरा बीबी के मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट का भी बाकायदा तौर पर जो है हुक्मनामा जारी कर दिया गया। राय साहब, जो सबसे अहम चीज़ इस पूरे केस में आज हमने ये देखी है कि इमरान खान की दोनों बातों को मान लिया गया। वो बार बार कह रहे थे कि आप बुशरा बीबी का चेकअप करवाएं, उसकी भी इजाज़त मिल गई। साथ साथ उनके चेकअप का भी डॉक्टर आसिम, जो शौकत खानम से जिनका ताल्लुक है, उनके ज़रिए उनकी निगरानी में सारा चेकअप होगा। प्लस दीवारें गिराने का हुक्म आ गया है, चूंकि ओपन ट्रायल के जो लवाजमात हैं वो पूरे नहीं होते अगर आप दीवारें ऊंची ऊंची खड़ी कर देंगे। दूसरी तरफ ये तो पता चल रहा था कि इमरान खान बैठे हुए हैं और जलाचल हो रही है, लेकिन क्या कहा जा रहा है ये किसी को कुछ मालूम नहीं था। जिस कैबिन में सहाफ़ियों को बिठाया गया वहां पर भी कैमरे लगा दिए गए हैं, इंटरनेशनल मीडिया जा नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि खान साहब ने जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बातें की हैं, और जो स्टांस पूरी जमात इस वक्त अपना रही है, आज भी मैं रऊफ हसन को सुन रहा था जो तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये कहते हैं कि जी ये पार्लियामेंट एक ड्रामा है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ या कोई भी वज़ीर आज़म हो, इस हुकूमत के में चाहे बिलावल को आप कुर्सी पर बिठा दें तो वो सिर्फ कठपुतली है, और असल पावर इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास है। राय साहब, दलील इसके अंदर जो पाकिस्तान की अवाम के सामने रखने की ज़रूरत है कि हाल ही में ये जो दौरा अमेरिका है, जहाँ पर हमारे वज़ीर ख़जाना साहब गए हुए हैं, और जिस तरह से वो बातें वहाँ पर मुलाकातें कर रहे हैं, डोनाल्ड लू से उनकी मुलाकात हुई, और किस कैपेसिटी के अंदर डोनाल्ड लू से वो मिलते हैं, और डोनाल्ड लू जो है वो किस कैपेसिटी में ब्रीफ करता है और ब्रीफिंग लेता है, इससे नज़र आ रहा है कि फ़ैसले कहीं और से हो रहे हैं। और ये वही शख्सियात इस मुलाकात में शामिल थी जिनके खिलाफ इमरान खान की, राय साहब, एक चार्जशीट है, और वही
हमारे वज़ीर ख़जाना से सवाल जवाब कर रहे हैं और आने वाले कल के हवाले से बातें जो हैं वो की जा रही हैं, वादे किए जा रहे हैं, ब्रीफिंग दी जा रही है। राज साहब कैसे देख रहे हैं ये अलकादिर ट्रस्ट केस? खान साहब को सज़ा होगी, और अगर सज़ा होती है हमें जज की जो मेहरबानियां आज 2 हुई हैं इन पर इत्तफाक करना चाहिए, या फिर ये जज भी वैसे ही साबित होंगे जिस तरह से माजी में ट्रायल कोर्ट के फैसले आते रहे हैं? राय साहब देखें हाशमी साहब, एक तो कोई मेहरबानी नहीं हुई। एक खातूने अव्वल जिनको जहर दिया गया, जिनके खाने में केमिकल मिलाया गया, जिनको ज़बरदस्ती उनकी ख्वाहिश के बरक्स अडयाला जेल मुंतकिल करने के बजाय ज़बरदस्ती बनीगाला मुंतकिल किया गया, एक कमरे में महदूद कर दिया गया, उनके वॉशरूम में कैमरे लगाए गए, उनके बेडरूम में कैमरे लगाए गए। आज 2 माह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी 2 माह पहले कि बुशरा बीबी साहिबा की जान को खतरा है, इन्हें अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। और इसी तरह बार बार इमरान खान साहब ये कहते रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा का मेडिकल चेकअप करवाया जाए, लेकिन पिछले 2 माह से बुशरा बीबी साहिबा का कोई मेडिकल चेकअप नहीं करवाया जा रहा था। अब इसके अंदर खौफ किस चीज का था? जो आपने कहा कि जज ने 2 मेहरबानियां की, हाशमी साहब ये एक बहुत बड़ा आई वॉश है, ये एक तरीका वारदात है। ये तरीका वारदात पहले जज अबुल असनाद भी इस्तेमाल कर चुके हैं। जज अबुल असनाद ने जब इमरान खान साहब को एक्सरसाइज की मशीन लाने की इजाज़त दी थी और एक साइकिल लाने की इजाज़त दी थी, तो जज अबुल असनाद हर समात में ये बात दोहराते थे कि देखें, मैंने तो इमरान खान साहब का सेल, जिसके मुतल्लिक खान साहब कहते थे कि थोड़ा सा तंग है, मैंने उसको खुला करवा दिया। मैंने इमरान खान साहब को एक्सरसाइज मशीन फराम करवा दी, यानी जो उनके घर से आई थी, और इमरान खान साहब की बातें मैं मान रहा हूं। यानी जिस वक्त ये फैसला देने के करीब होते हैं तो अपनी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए या हेडलाइंस बनवाने के लिए कि जज ने इमरान खान साहब के हक में फैसला दे दिया, वीलॉग्स के कैप्शन बनवाने के लिए ये इस तरह के फैसले देते हैं। और उसके बाद असल मामला तो ये है कि क्या ये इमरान खान साहब के खिलाफ जो बोगस तरीन मुकदमात बनाए गए हैं उनमें इमरान खान साहब को बरी करने का अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला दे सकते हैं। तो जो सेशन कोर्ट्स हैं ये कभी भी इमरान खान साहब को बरी करने का फैसला देने की जुर्रत नहीं कर सकती। यानी ये जो खास तौर पर 3-4 केसेस जिनके मुतल्लिक इमरान खान साहब कहते हैं कि ये ISI के इमा पर बनाए गए, और सेशन कोर्ट के जज साहिबान जो इमरान खान साहब के केसेस सुन रहे हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि इनके सामने ये केसेस भी ISI ने लगवाए। तो इसलिए ये कहना कि बुशरा बीबी साहिबा के मेडिकल चेकअप की 2 माह बाद इजाजत दे दी, इसका मतलब तो यह है कि ये बुशरा बीबी साहिबा को एक जाली मुकदमे में गिरफ्तार भी किया गया, जहर भी दिया गया, केमिकल उनके खाने में मिलाया गया, उनकी प्राइवेसी को इन्वेड किया गया, और 2 माह बाद एक पंजाबी में कहावत है कि गोंगलों से मिट्टी झाड़ना, तो गोंगलों से मिट्टी झाड़ के जज साहब अब ये कह रहे हैं कि ये चेकअप करवाया जाए। लेकिन क्या अभी चेकअप हो गया? अभी इसके अंदर भी बड़ी रुकावटें हायल हो सकती हैं, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा की जो हमशीरा हैं उन्होंने, और मिशाल यूसुफजई जो उनकी तर्जमान है, उन्होंने कहा कि इससे पहले भी एक ऑर्डर हुआ था कि बुशरा बीबी साहिबा का मेडिकल चेकअप करवाया जाए, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये असल में इमरान खान साहब ने जज साहब को बावर करवाने की कोशिश की। अब इसके अंदर जो अदालत के अंदर एक और गैर मामूली सूरत-ए-हाल पैदा हुई, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया भी या तो बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है या फिर शरीफ खानदान की कठपुतली बन चुका है। जैसे कि मरियम नवाज ने बड़े फख्र से कहा था कि देखा है फिर मेरी मीडिया मैनेजमेंट। अब इमरान खान साहब का जो जज नासिर जावेद राना से मुकालमा हुआ, इसमें इमरान खान साहब ने उनको बताया कि देखें ये कमरा अदालत है, इसमें इजाफी दीवारें खड़ी की गई हैं, ये तो कोई ओपन कोर्ट वाला माहौल नहीं है। उसके बाद ये जो दीवारें हटाने का हुक्म दिया गया हाशमी साहब, ये इसलिए दिया गया कि ऐसा ना हो कि ये जो पूरा ट्रायल है और ये जो पूरी समात है
ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरीके से जस्टिस गुल हसन जेब और एक खातून जज साहिबा ने साइफर केस के ट्रायल को 2 मरतबा कलअदम करार दे दिया था कि ये कोई ओपन ट्रायल नहीं है और दोबारा से ओपन ट्रायल किया जाए, तो यहां भी ये दीवारें खड़ी करना, ये शीशे लगाना, इसका मतलब है कि ये ओपन ट्रायल की नफी है। इसलिए जज साहब ने अपनी जानिब से ये जाहिर करने के लिए कि मैं एक बाज़मीर जज हूं, उन्होंने कहा कि अच्छा दीवारें हटाने का हुक्म देते हैं। लेकिन उसके अंदर एक और अहम बात कि जज साहब कह रहे हैं इमरान खान साहब को कि आप यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना किया करें, यानी इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना किया करें। अब इमरान खान साहब की ये जो समात होती है, इसको जो कवर करने वाले सहाफ़ी हैं वो ये कहते हैं कि जब तक जज साहब आके अपनी नशिस्त पर बैठ नहीं जाते उस वक्त तक इमरान खान साहब को कमरा अदालत के अंदर नहीं लाया जाता। यानी जज अबुल असनाद की अदालत में तो इमरान खान साहब को पिंजरे में कैद करके लाया जाता था, अब भी उस वक्त तक नहीं लाया जाता और जैसे ही समात खत्म होती है तो इमरान खान साहब को दोबारा से उनके सेल में मुंतकिल कर दिया जाता है। तो जब इमरान खान साहब को जज के आने पर लाया जाता है, जज के जाने के फौरन बाद सेल में वापस ले जाया जाता है, तो वो किस वक्त सहाफियों से बात कर सकते हैं। तो इसलिए सहाफी भी, जाहिर है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े हेडलाइन मेकर और सबसे बड़े न्यूज़ मेकर हैं, तो उनसे इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो 10 मिनट मुख्तस करें। जज साहब ऑर्डर करें कि ठीक है, समात के बाद 10 मिनट इमरान खान साहब के पास होंगे, वो सहाफियों से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि आप अदालत के वकार का एहतराम करें, तो कौन सा वकार, ये कौन सी अदालतें हैं? ये वो अदालत है जो चीफ जस्टिस फायद ईसा साहब की सरबराही में ये अदलिया का निज़ाम काम कर रहा है, जिनकी 3 साल की एक्सटेंशन के मुतल्लिक मारूफ सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब ने भी एक बड़ा इंकशाफ किया। ये भी क्विकली अहम खबर है, मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दूं। उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि ये हुकूमत जो है ये एक ऐसी आईनी तरमीम ला रही है जिसमें जो 3 आपके सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, यानी सबसे सीनियर तीन जजेस, उनमें से एक को चीफ जस्टिस लगाने का अख्तियार हुकूमत के पास आएगा। अब तक जो एक कानूनी अमल था चीफ जस्टिस बनने के लिए, जो कायदो ज़ाबित थे वो ये थे कि जो सीनियरिटी में पहले नंबर पर होगा वो आज खुद चीफ जस्टिस बन जाएगा। लेकिन अब हुकूमत ये कह रही है कि एक आईनी तरमीम लेके आए और उसके बाद टॉप 3 जजेस में से हुकूमत का अख्तियार होगा, यानी प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार होगा कि वो जिस मर्जी को चीफ जस्टिस बना दे। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर ये हुकूमत जो कठपुतली हुकूमत है, ये इन 3 जजेस में से जो 3 सबसे सीनियर जजेस होंगे उनमें से सिर्फ उसको चीफ जस्टिस बनाएगी, सिर्फ उसको चीफ जस्टिस बनाएगी जिसके मुतल्लिक उनको पता होगा कि ये हमारे हक में फैसले देते हैं। मिसाल के तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह का केस अगर सामने आ जाए तो जस्टिस मंसूर अली शाह को वो चीफ जस्टिस बनाएंगे। अदरवाइज अगर जस्टिस फायद ईसा ने 3 साल की एक्सटेंशन ना ली या उनको ना दी गई तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो चले चीफ जस्टिस बन जाना अक्टूबर में, लेकिन आगे जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुनीब अख्तर का रास्ता, क्योंकि उनके बड़े सख्त फैसले आए हैं मेरिट के ऊपर पंजाब में इलेक्शन के हवाले से भी, तो उनका रास्ता रोकने के लिए ये मूव किया जा रहा है। और जस्टिस फायद ईसा साहब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी करने के लिए भी इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में ये इतलात गर्दिश कर रही हैं कि एक बिल लाया जा रहा है। और ये बिल जो है इसके मुतल्लिक पीटीआई की क़यादत ने कहा कि मुमकिना तौर पर ज़िमनी इलेक्शन के फौरन बाद ये बिल लाया जाएगा। तो इन अदालतों की बात कर रहे हैं, इस अदालत के एहतराम की बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान को ISI ने अपनी मर्जी के फैसले करवाने के लिए मजबूर किया। इस अदालत के एहतराम की बात कर रहे हैं। ये जज साहब जो कह रहे हैं कि अदालत का एहतराम करें, कौन सी अदालतें? ये तो किसी जंगली माशरे में भी इससे बेहतर कानूनी निज़ाम होता है। पंचायतें जो हैं जंगली माशरों की, कबायली माशरों की, वो हमारी सुप्रीम कोर्ट से, हमारी हाई कोर्ट से और हमारी जो सेशन कोर्ट्स हैं इनसे बेहतर तरीके से काम करती हैं। तो इसलिए ये जो जज साहब ने कहा, अच्छा एक मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं क्योंकि अब आपने ये प्रेशर की बात की है ना राय साहब, और प्रेशर में कुछ खबरें भी हम शामिल कर लें कि इस माहौल के अंदर आज भी कुछ लोग पाकिस्तान में बाई इलेक्शन के ऊपर असर अंदाज हो रहे हैं। राय साहब ब्रेकिंग न्यूज़ ये है
कि केपी हुकूमत का एक तरह से इम्तिहान शुरू हो गया और जो कुछ हमने भावलनगर में देखा, इसी से जुड़ा हुआ एक वाकया जो है वो केपी में देखने में आया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बाजोड़, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हजरतुल्लाह का खत आया जी, जिसमें वो लिखते हैं कि 19 अप्रैल यानी कल दोपहर 12 बजे कुछ लोग उनके दफ्तर में आए और मेरे अमले को ज़दोकौब किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और हमसे पोलिंग स्टाफ में कुछ तब्दीलियां करने का बाकायदा तौर पर कहा गया, बल्कि साथ ही पोलिंग स्टाफ का डेटा भी मांगा गया। यहां पर 21 अप्रैल को बाई इलेक्शन है। राय साहब, हमें ये बात याद रखनी है। इसके बाद बताया जाता है कि जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मैं चला गया, ये उन्होंने अपनी आप बीती लिखी है। जब वापस आया तो मुझे स्टाफ ने बताया कि ये तमाम ऑफिसर्स मेरे दफ्तर आए, ये जो अफसरान जिनके बारे में बात की जा रही है, और हमें जिस्मानी तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एहतजाज के तौर पर हमने दफ्तर बंद कर दिए हैं और काम करने से इनकार कर दिया है। इसकी एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को भिजवा दी है। राज साहब, इसके ऊपर इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया कि एज इफ harassment and coercion of judges, robbing of general election and vandalizing the polling stations wasn't enough, not so unknowns have now ransacked the elections office and brutalized the election staff in Bajor ahead of the by-election in NA8 as detailed in the letter by the returning officer। ये इमरान खान की तरफ से एक ट्वीट किया गया, यानी उसके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया। फिर कासिम सूरी साहब ने इसके ऊपर लिखा कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बाजोड़ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हजरतुल्लाह को जिस तरह से कुछ लोगों ने आकर ज़दोकोब किया और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, वजह डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का प्री पोल इलेक्शन धांधली से इनकार था। मुल्क में वाकई ही जंगल का कानून राइज है, क्योंकि आपने कहा ना कि जंगल का कानून और जिस तरह से प्रेशराइज किया गया, तो राय साहब ये एक और एग्जाम्पल हमारे सामने है। और बताया भी जा रहा है कि क्लर्क एसोसिएशन ने जी हड़ताल कर दी है। बाजोड़ में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में कंप्यूटराइज जो सिक्योरिटी जिस तरह से जो जिन लोगों की तरफ से तशद्दुद का किया गया, क्लर्क एसोसिएशन के सदर का एहतजाज और हड़ताल का ऐलान है। अब राय साहब, एक वाकया भावलनगर का हम भूल नहीं पाए थे, जिसके ऊपर मामले को रफा दफा करवाया गया कि जनाब भाइयों में लड़ाई हो जाती है। हमने ये बात सुनी तो अब एक और वाकया पेश आया। राय साहब, केपी में ये सब कुछ करना शायद मुश्किल होगा, पंजाब के अंदर ये करना आसान है, क्योंकि मलिक अहमद खान साहब जो है ना वो कानून की खिलाफ वर्जियां करते फिर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान धड़ल्ले से इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वो स्पीकर हैं और कसूर ज़िमनी इंतखाब में इस वक्त इंतखाबी मुहिम हमें चलाते हुए नजर आ रहे हैं, तकारीर कर रहे हैं। और अब जाहिर है कि यहाँ इलेक्शन कमीशन जो है शायद वो सो गया है, गायब है। और दूसरी तरफ राय साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। दफ़ा 144 लगा दी गई और इसके बावजूद रैलियां सिर्फ नून लीग के लोग निकाल सकते हैं या फिर उनके इत्तेहादी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रैलियों की जो बात है वो हमेशा के लिए अब इन्होंने ख़त्म कर दी। इसके ऊपर ना ये जो अली मोहम्मद खान साहब है, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प राय साहब बात की, और यकीनन ये पाकिस्तान में कुछ लोगों को आईना दिखाने के लिए काफ़ी होगा। उन्होंने क्या कहा कि यार हमें थोड़ी सी तो लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, फिर पता चलेगा कि हमारी तहरीक कैसी है और हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। सियासी कारकुन मफाहमत के रास्ते से इनकार नहीं करता, लेकिन एक जानिब हुकूमत ने इमरान खान जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात की नुमाइंदगी करते हैं उनको जेल में रखा। शाह महमूद कुरैशी पर गद्दारी के मुकदमात हैं, परवेज हलाई, यास्मीन राशिद जेल में है। ऐसे में मफाहमत की बात कैसे की जा सकती है? मुल्क की सबसे बड़ी जमात के रहनुमा जेल में है और पूरे मुल्क में पीटीआई के दफातर को खोलने की इजाज़त नहीं। मुल्क में दफ़ा 144 तक लगा दी जाती है, तो ऐसे में मफाहमत की कोई बात कैसे की जाएगी? तहरीक इंसाफ के एहतजाज से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें जो उनसे सवाल पूछा गया कि रमज़ान में पीटीआई का मिसाली एहतजाज हुआ, जहां भी जलसा करते हैं वहां दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती है। राज साहब, यही आई थिंक दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डे। यू कैन नॉट स्टॉप एनीबॉडी। जो कुछ हो रहा है, बाजोड़ की एग्जाम्पल हमारे सामने है। दफ़ा 144 का हथियार खूब इस्तेमाल होता है और लाहौर में शालीमार चौक में जलसे की इजाज़त के लिए अब आपको हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। राय साहब, कितनी की देर चल सकेगा ये निज़ाम? देखें हाशमी साहब, एक तो हर तरह का हरबा और हर तरह का हथकंडा जो है
ये तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए पहले भी इस्तेमाल कर लिया गया है। अब ये जो दफ़ा 144 का हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, ये असल में जो स्क्रिप्ट राइटर है उसको कान पकड़वा देने चाहिए। वो जो हमारी ज़ुबान में इस्तारतन कहते हैं कि मुर्गा बना देना चाहिए। तो रात से लेकर सुबह तक 8 घंटे रोज़ाना जो है ये स्क्रिप्ट राइटर को मुर्गा बनाना चाहिए। क्योंकि अगर दहशतगर्दी के मुकदमात में 8-8 साल की सजाएं सुनाने के बावजूद, अगर सदाकत अब्बासी, उस्मान डार और पूरी क़यादत को अगवा करने के बावजूद, लोगों के घरों के अंदर आधी रात को छापे मार के मियां असलम इकबाल की बेटी का जहेज लूटने के बावजूद, तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला छीनने के बावजूद, इमरान खान साहब को कैद करने के बावजूद, अगर इन एक्सट्रीम इंतहा के ओछे जालमाना हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद अगर पीटीआई 180 के करीब नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो गई और 230 के करीब नशिस्तें वो पंजाब असेंबली में हासिल करने में कामयाब हो गई, तो इसका मतलब यह है कि ये दफ़ा 144 का इस्तेमाल करके अपने मुंह पर मजीद कालक मल रहे हैं, क्योंकि इससे इंतखाबी नताइज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इंतखाबी नताइज वही आएंगे जो कि 8 फरवरी 2024 की रात को आए थे, इतने जबर के हथकंडों के बावजूद। लेकिन दफ़ा 144 का हथियार इस्तेमाल करके ये सिर्फ पंजाब हुकूमत भी ये अपने मुंह पर मजीद कालक मलेगी। अब हाशमी साहब, केपी से जो मनाजिर सामने आए हैं, जिस किस्म की वहाँ पर रैलीज हुई हैं, इसी तरह जो लाहौर में जलसा हुआ है, अगरचे इस जलसे में हमने देखा कि बिजली बंद कर दी गई, तो लोगों ने, इतना लोगों में जोशो खरोश था कि सब ने अपने मोबाइल की जो रोशनियां थी, जो टॉर्च थी, उसको ऑन किया और वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल बन गया। तो इसका मतलब यह है कि आप हर किस्म का हथकंडा आजमा चुके हैं। आप तहरीक इंसाफ को उन हथकंडों के बावजूद नहीं रोक सके, तो अब कैसे रोक सकेंगे? अब वे आउट क्या है? जब आपको पता चल गया है कि तहरीक इंसाफ को हर तरह का हरबा आजमाने के बावजूद नहीं रोका जा सका, आपको ये भी पता है, ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को ये पता है कि सारा फ़ायदा शरीफ ख़ानदान उठा गया है और सारी जो साख है उसके ऊपर सवालात किसकी साख पर उठे हैं? इस्टेब्लिशमेंट की साख पर। कोई इस्टेब्लिशमेंट कहता है, कोई ताकतवर हल्के कहता है, कोई मुक्तदर हल्के कहता है, कोई अहम हल्के कहता है। लेकिन अब तो पाकिस्तान के अंदर ये ओपन सीक्रेट है ना कि जब हम ये इस्तारे इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब फौज होता है। मतलब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर भी बैठ के तमाम सहाफ़ी ये कहते हैं कि इस वक्त मुक्तदर हल्के मुल्क चला रहे हैं, मुक्तदर हल्कों ने तहरीक इंसाफ को नहीं आने दिया। तो सबको पता है, इसमें कोई पर्दादारी नहीं है कि सबका इशारा फौज की जानिब होता है। तो जब सबका इशारा फौज की जानिब होता है तो फौज ने तो इससे कुछ हासिल वसूल नहीं किया। जनाब आसिम मुनीर तो इससे पहले ही आर्मी चीफ, तो वो इलेक्शन से पहले बन चुके थे। इसी तरह फौज ने अपने लिए कोई माली फायदा तो शहबाज शरीफ को या शरीफ खानदान को फैसिलिटेट करके हासिल नहीं किया। तो सवालात फिर आपके इस्टेब्लिशमेंट से या आपकी फौज से होते हैं। हलवा सारा शरीफ खानदान खा रहा है, यानी फायदे जो हैं वो ये सारे ये उठा रहे हैं। और अब तो ज़िमनी इलेक्शन में बिल्कुल किसी किस्म की दखल अंदाजी इसलिए भी नहीं होनी चाहिए थी कि ये ज़िमनी इलेक्शन अगर पीटीआई जो कि क्लीन स्वीप करेगी, ये क्लीन स्वीप जब कर भी जाएगी तो जाहिर है कि इससे कोई पार्टी पोजीशन कौमी असेंबली में या पंजाब असेंबली में बदल तो नहीं जाएगी, इससे कोई शहबाज शरीफ की मुसल्लत करदा हुकूमत गिर तो नहीं जाएगी। तो थोड़ी सी अपनी साख को मामूली सा रिवाइव करने के लिए ही यहाँ पे एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड है ये पीटीआई को देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे शरीफ खानदान का मसला यह है कि शरीफ खानदान को पता है कि जब हमारी हुकूमत होते हुए हमारे खिलाफ ये क्लीन स्वीप होगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो सियासी ताबूत है जिसके अंदर इमरान खान साहब ने आखिरी कील ठोंक दी है, ये सियासी कब्र में अमली तौर पर उतर जाएगा। तो इसलिए इनकी अब ख्वाहिश ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि आपकी साख मजीद खराब होती या होती रहे, आप ये ज़िमनी इलेक्शन भी तहरीक इंसाफ को किसी तरह ना जीतने दें। वोट तो उनको पता है कि पड़ेगा तहरीक इंसाफ को, लेकिन आप वोट पड़ने के बाद जब गिनती होगी तो उसी तरह का ऑपरेशन जैसे 9 फरवरी की रात को किया गया था उस तरह का ऑपरेशन करके
नून लीग को जितवा दें। अब इसके अंदर एक और अहम बात है, वो बात ये हाशमी साहब कि क्या आपको नून लीग के कोई कैंपेन को जलसे नजर आए हैं कि जिधर लोग गए हों? जाहिर है कि ज़िमनी इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन में हर जो जमात है वो कैंपेन करती है और थोड़ी बहुत नशिस्तों पर वो कर रहे हैं, नहीं, वो जो कर रहे हैं मुझे पता है किस किस्म का कर रहे हैं। प्रोटोकॉल जी, के साथ कर रहे वो हैं, वो प्रोटोकॉल के साथ कर रहे हैं राय जी, साहब, और यही इतराज जो है वो उनके ऊपर लगाया जा रहा है। मैं राय साहब, अच्छा, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंस देखे वक्त ना, हमारे पास कम प्रेजेंस है। देखे, रियासती जी मशीनरी इस्तेमाल करके छोटी छोटी जलसियां हो नहीं, रही। वो जी जी बिल्कुल, और वो कॉर्नर मीटिंग्स, और लेकिन दफा 144 सबके लिए है ना। सवाल इसके अंदर ये है कि उनको प्रोटोकॉल देकर ये सब कुछ करवाया जा रहा है। राय साहब, जो खबर एक और भी आई है, एक तो पाकिस्तान की आवाम आई डोंट नो सोई हुई है, अपने हक के लिए भी लोग नहीं खड़े होते। मसला ये है कि एक तो पाकिस्तान के साथ ये जुल्म या ज्यादती से कहें, हुआ ये कि पाकिस्तान को जंग ज़दा ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है, और IMF ने एक रिपोर्ट शाया की जिसके मुताबिक खत्ते के लिए 2024 के लिए माशी पेशन गोई पर नजरसानी की गई है, क्योंकि तनाज़ात कुछ मईशतों पर सख्त पॉलिसी तरतीब और हाइड्रो कार्बन की कम पैदावार की वजह से शरह नमू पर असर पड़ा है। अच्छा जी, इसमें जंगज़दा ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने वाले ममालिक जो हैं उनमें पाकिस्तान को जो है वो रखा गया। पाकिस्तान का क्रेडिट रिस्क बुलंद तरीन सतह पर है, और इस हवाले से रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। अब ये बाकी अगर आप मुल्क देखें ना राय साहब, इसमें आपके पास शाम है, इराक है, मतलब किस बुनियाद पर पाकिस्तान को, हमें तो बताया गया, मरियम तो ये कहती हैं कि मुबारक हो, मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है, और हमें जंगज़दा जो ममालिक हैं उसकी लिस्ट में शामिल करके इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कुछ और कह रही हैं। अच्छा, इस पे भी कमेंट कीजिएगा। और फिर ऐसा जो एक और खबर आई, 6 जजेस के ख़त के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम जजेस से तजावीज़ जो है वो मांग ली हैं, और जो ज़राए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो बताते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर हाई कोर्ट के तमाम जजेस से तजावीज़ मांग ली हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस की जानिब से तमाम जजेस से पीर तक तजावीज़ तलब की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और वेस्ट इस्लामाबाद से भी तजावीज़ मांगी गई हैं। ज़रा ये बताते हैं कि जजेस को सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी भिजवाई गई। जजेस की तजावीज़ के बाद फुल कोर्ट बुलाने से मुतल्लिक फैसला होगा। 26 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था, और उस खत के बाद आज तक इन जजेस को इंसाफ नहीं मिल रहा। राय साहब, तानू ते मैनू तो फिर इंसाफ मिलेगा इन कभी? देखिए आशफी साहब, ये जो तजावीज़ वाला एक नया खेल खेला गया है, इसके पीछे भी एक वाक़या है। क्योंकि एक तो चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब जिस दिन इस कौम की जान छोड़ेंगे, जिस दिन उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होगी, उस दिन ये पूरी कौम यौम तशक्कुर मनाएगी। क्योंकि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो मामला था, जब ISI की अदालती फ़ैसलों में मदाखलत के मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस ने इंकशाफ किया, या अगर बहुत नरम अल्फाज इस्तेमाल करें तो जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए, जिनके मुतल्लिक इन्होंने एविडेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक से शेयर भी किया, और जिस जज के बेडरूम में कैमरे लगाए गए थे, जो वीडियोस उस कैमरे में रिकॉर्ड की गई थी, वो बाकी जज साहिबान को दिखाई भी गई। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो जज साहब कितने मजबूर होंगे कि वो रिकॉर्डेड वीडियोस दिखाने पर मजबूर हो गए, ताकि उनको खुद को सच्चा साबित करने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि जिस किस्म का इंकशाफ उन्होंने किया है, तो उसके बाद उन मुख्तलिफ सहाफ़ी उनके खिलाफ किस तरह से उनके ज़रिए कैंपेन चलवाई जाएगी, नून लीग का सोशल मीडिया उनके ऊपर छोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए वो मजबूर हो गए कि ये वीडियोज़ भी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को दिखाई। अब बजाय इसके कि जैसे जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा था कि इन जजेस ने ये मामला हर फोरम पर उठाया लेकिन किसी इदारे ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो बजाय इसके कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा इस मामले पर जो लार्जर बेंच बना था इसका फैसला करते, ओपन एंड शट केस था, ISI के ऑफिशियल्स पर इल्ज़ाम था, ISI से एक तहरीरी जवाब तलब किया जाता, ISI के किसी ऑफिशियल को बुला लिया जाता, इन जज साहिबान के इल्ज़ामात उनके सामने रखे जाते, ये पूछा जाता कि क्या ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। अगर वो कहते ये इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं है तो ISI से पूछा जाता कि ये कैमरे कौन लगा सकता है जज साहिबान के घर में। तो बजाय इसके कि फैसला देते, उन्होंने इस मामले को
डाउन प्ले करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में आशिफ साहब हर दिन हर दिन एक ऐसा दिन होता है कि जिस दिन नई 3-4 बड़ी ऐसी खबरें आ जाती हैं कि पिछला मामला ठंडा पड़ जाता है। तो इस मामले को ठंडा करने के लिए, इस मामले से तवज्जो हटाने के लिए, ये पहले तो वो खेल खेला गया कि जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को वो पाउडर वाले खतूत मिल गए। अच्छा, वो किधर गई? वो रेशमा और रेशम वो किधर गए? वो जो रेशम रेशमा, और फिर कहा गया कि एक मर्द के नाम से उसी ने ये सारे पार्सल किए थे। तो क्या ये पूरी रियासत और रियासत के इदारे अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं कर सके? वो आपकी आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस, एफआईए, सीटीडी, पुलिस, स्पेशल ब्रांच, ये आपके कहां पे हैं? तो आप देखें कि उस वक्त भी मैंने कहा था कि वो सिर्फ एक आई वॉश है, ताकि मामले, पिछले मामले के मुतालिक जो हेडलाइंस बन रही हैं वो ना बने। अब इन्होंने कहा जी तजावीज तलब कर लें। क्या तजावीज देनी है इन्होंने? क्या इनकी तजावीज सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से और उनकी राय से ज्यादा मोतबर तजावीज होंगी जो तजावीज तलब कर रही हैं? और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो कि खुद इस मुकदमे में एक तरह से मुद्दई हैं, वो किस तरह से तजावीज दे सकते हैं? वो क्या तजावीज देंगे? इसका मतलब यह है कि ये कोई फिक्स मैच खेला जा रहा है। इनमें से कुछ जजों को कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में लाने की कोशिश की जाएगी। कुछ जजेस जैसे जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, ये कोई होम्योपैथिक किस्म की तजवीज़ सामने लेके आ जाएंगे। तो अमलन इस केस पर मिट्टी पाओ पॉलिसी जो है ये जस्टिस फैज ईसा साहब ने अपनाई है। मैं इस तारतन कह रहा हूं कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में वो जज साहिबान जिनको पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक अदालती मुजरिम करार दिया जाता है, जिन्होंने अपने फैसलों के जरिए कौम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, जस्टिस फैज ईसा साहब का नाम अब उनमें सरे फहरिस्त आ गया। यहां तक कि इनके बहुत करीब समझे जाने वाले जो सहाफ़ी हैं, जो दिन रात इनकी एडमायरेशन करते थे, वो भी अब इनके ऊपर बेरहम तनकीद कर रहे हैं। लेकिन जस्टिस फैज ईसा साहब की नज़र जो है वो 3 साल की एक्सटेंशन पर है कि मैंने 3 साल की एक्सटेंशन लेनी है। भाड़ में गया इंसाफ, भाड़ में गया कानून। और अमली तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर हम वो देखते हैं कि एक आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, तो जस्टिस फैज ईसा साहब ने अपने आंखों पर ये पट्टी बांध ली है। ये मामला आप खत्म शुद्ध ही समझें। बहुत शुक्रिया सब व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने अल्लाह ने